Good afternoon, sir. Good afternoon. Please ensure that audio and video आपको clear है. Clear है. Okay. Okay, everyone. Before starting the session. Good afternoon, sir. अगर किसी को morning session. Good afternoon. मॉर्निंग सेशन से रिलेटेड कोई चीजें अगर पूछनी हो तो मैं क्लियर कर सकता हूँ. इधर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. ठीक है, तो पिछली बार हमने जो आपकी नई यूनिट है प्रैक्टिस के अंदर योगा टीचिंग एंड इवोल्यूशन, उसको हमने स्टार्ट कर लिया था. तो टीचिंग को हमने समझने की कोशिश की थी फ्रॉम योगिक पर्सपेक्टिव. इसका हमने पहला टर्म पूरा कर लिया था. आज आपका सेकंड टर्म है, उसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग ऑफ योगा. ठीक है, इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं. उम्मीद है आप सभी को अच्छे से आवाज आ पा रही है. शायद बाहर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो नॉइस आपको नहीं आ रही बहुत ज्यादा. और if there is any problem, अगर आपको नॉइस आ रही है तो प्लीज मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर लूं. क्लियर है सर, वैसे तो सुनाई दे रहा है. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो हमारा टॉपिक है इस चीज का कि फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग. ठीक, वो कौन से कारक हैं जो योगा की टीचिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे और हमने किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है. ठीक, किन जगहों पर हमें ध्यान देना चाहिए जिससे योगा की टीचिंग और इफेक्टिव हो सके और ज्यादा वो वैल्यूएबल हो सके. तो इन चीजों के लिए एक टर्म है, योगा इज जस्ट नॉट अ पोज, इट्स अ प्रोसेस. ठीक, ये पूरी एक प्रोसेस है. तो जिस प्रकार आपकी प्रोसेस है, समझ लीजिए यम और नियमों की. ठीक है, अगर आपको याद हो आपके यम और नियम. ठीक, तो यमों में पहला ही जो अंग है अहिंसा, उसके बाद सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांचों के पांचों क्या है, शुरुआत में सीखने तो जरूरी है पर ये पूरे नहीं हो सकते शुरुआत. ठीक है, जिस प्रकार देखिए अहिंसा है, अहिंसा को समाधि पर पहुंचे बिना या ध्यान तक पहुंचे बिना नहीं समझा जा सकता कि क्या अहिंसा है. ठीक, तो जब तक अद्वैत क्रिएट ना हो जाए, यानी कि मैं और तुम बचे जब तक, तब तक अहिंसा तो होगी. ठीक है, अहिंसा कब नहीं होती है, जैसे देखियो आप अपने साथ कभी भी हिंसा नहीं करते. इसी प्रकार जब दूसरे को भी आप क्या देखने लगते हो कि वो भी आपके ही समान है, तब उसके प्रति हिंसा खत्म हो जाती है. पर इस जगहों पर सबसे पहले हम यम को सिखाते हैं. क्यों? क्योंकि यम भी क्या है, एक प्रोसेस है. ये एक सिर्फ थॉट नहीं है. ये विद साधना जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप इन चीजों को और ज्यादा समझेंगे और इनमें और ज्यादा गहराई में उतरेंगे और परत दर परत आप अहिंसा को और अच्छे से समझ पाएंगे, सत्य को और अच्छे से समझ पाएंगे. क्योंकि पूरी की पूरी जर्नी आपको अहिंसा ही सिखाएगी, सत्य ही सिखाएगी, अस्तेय सिखाएगी, ब्रह्मचर्य का आनंद सिखाएगी और अपरिग्रह का आनंद सिखाएगी. ठीक, इसी प्रकार जो आपके नियम है वो भी पूरी की पूरी एक प्रोसेस की तरह काम करता है. ठीक है, जैसे सौ संतोष तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तो किसी जगह पर खत्म हो जाने वाले विचार नहीं है. जैसे स्वाध्याय है ये तो पूरी की पूरी साधना में आपके इस्तेमाल में लाना ही पड़ेगा. तो ये दो फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, आपकी योग साधना को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे. साथ में जुड़ा हुआ आपका स्वाध्याय. स्वाध्याय किसका, टीचर का भी. जो टीचर है वो भी अपना स्वाध्याय करता रहे और स्टूडेंट का भी, वो भी अपना स्वाध्याय करता रहे. ठीक है, तो ये चीजें क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी आपकी टीचिंग को. इसके साथ अगर तप की मैं बात करूं, तप के अंदर किस चीज का तप, यानी कि मौन का तप, और आपकी फास्टिंग आप कह सकते हो, उपवास का तप, और अंत में क्लेंजिंग यानी कि शुद्धिकरण. इन तीनों चीजों के तप की जरूरत है.
और जैसे हमने मौन को इस जगह पर तप में रखा हुआ है, ठीक, वेट अ सेकंड, there is lot of noise. सानू जी, okay. तो इस जगह पर हमने तप के भीतर पहला जो अंग है उसे हमने मौन को रखा हुआ है, यानी कि साइलेंस को। इसको तप के भीतर क्यों रखा गया है, इसके लिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, उससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो पाएंगी कि मौन को इतना बड़ा तप क्यों कहा गया है। ये नानक की कहानी है। नानक ने अपने 4 शिष्यों को मौन धारण करने को कहा था कि आप चारों क्या कीजिए, मौन को धारण कीजिए, और मौन जितना ज्यादा गहराता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी समझ भी बढ़ती जाएगी, ठीक। और जब हम बोलते हैं तो हमारी स्मृति बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो उन चारों शिष्यों को बताया गया कि आप मौन के रास्ते पर चलिए, ज्यादा से ज्यादा चुप रहने की कोशिश कीजिए, और आज के लिए एक व्रत ले लीजिए कि आज आप दिन भर में कोई भी शब्द नहीं बोले। तो चारों बैठ जाते हैं मौन में, वो एक मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं मौन की स्थिति में। तो जाते हुए जब शाम हो जाती है तो एक जो साधक उनमें से, वो आदत वशात, यानी कि उसकी आदत होती है रोज उस समय पे कुछ चीजें बोलने की, तो अपने आदतों के कारण वो उन शब्दों को बोल बैठता है। कोई व्यक्ति वहां से जा रहा है तो उससे वो कहता है कि सुनो भाई, मंदिर में दिया जला दो, तो अपने मौन को तोड़ देता है। तो दूसरा साधक कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने तो अपना मौन तोड़ दिया। अ, तो तीसरा साधक उससे कहता है कि उसे बताने के चक्कर में तुमने भी अपना मौन तोड़ दिया, ठीक। तो तीसरा साधक भी अपना मौन तोड़ देता है, और इसी प्रकार चौथा साधक कहता है मैं ही सबसे बेहतर, मैं चुपचाप हूँ, ठीक। तो वो भी बोल पड़ता है। तो इस जगह पर इस बात को समझाया गया है कि चुप रहना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक। जब आप क्या करते हैं, साधना के पथ पर चलते हैं, तो वाचिक रूप पर भी और मानसिक रूप पर भी जो मौन है वो एकदम से नहीं सकता है। आपको भीतर से भी अपने भीतर की, समझ लीजिए जिसे हम बकवास कहें, वो चलती जाएगी। और कई लोग जब बात करना शुरू करते हैं या बताना शुरू करते हैं इस पथ पर, अपने एक्सपीरियंसेस बताना शुरू करते हैं, या अपने समझ लो दुखड़े बताना शुरू करते हैं, तो बस बोलते ही चले जाते हैं, वो खुद को फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं, जिसे हम प्रजल्प कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, बहुत ज्यादा आपकी ऊर्जा का वेस्ट कर देता है और आपकी स्मृति का भी नाश कर देता है। तो हमने बोलने के संबंध में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, और अधिकतम समय हमने साधना में मौन पर बिताना चाहिए। योगा टीचिंग में भी यही चीज, यही फैक्टर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप टीच करते समय बहुत ज्यादा आउट ऑफ द टॉपिक चीजें डिस्कस करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, तो टीचिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। और सेम होगा आपके स्टूडेंट के साथ भी, कि आपकी क्लास में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बातें होती हैं, वो किसी भी प्रकार की क्लास हो सकती है, इट कैन बी थ्योरेटिकल, इट कैन बी प्रैक्टिकल, ठीक। तो दोनों प्रकार की कक्षाओं में अगर बहुत ज्यादा आपकी ये बातें होती हैं, प्रज्वल को होता है, ये मानसिक रूप पर भी हो सकता है। आपने ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी क्लास बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो जाए, कि उसके मन में अपनी ही उधेड़ बुन चलने लगे, ठीक। तो इसका भी ध्यान देना चाहिए ये योगा टीचर को भी, और जब वो क्लास इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो स्टूडेंट को भी इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। अगला, जैसे हमने तब की बात की, तो इस जगह पर क्लेंजिंग थी, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी को क्लेंस करना भी बहुत जरूरी है, ताकि मानसिक रूप पर भी और शारीरिक रूप पर भी आप हल्का महसूस करें, और आपकी लर्निंग, आपकी टीचिंग और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी उससे, ठीक। तो ये भी एक फैक्टर है। और आखिरी जो फैक्टर है, जो बड़े बड़े लेवल पर मैं बात करूं, जैसे हमने यम की बात की, नियम की बात करी, इन चीजों को तो हमने टीचिंग में डालना ही चाहिए, ठीक। साथ में हमने तपों की बात की, ये 3 प्रकार के जो तप थे, यानी कि जो आपके वाचिक तप है, यानी कि जिसे हम मौन कहते हैं, शारीरिक तप जिसे हम उपवास कहते हैं,
और डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे हम क्लेंजिंग कह रहे हैं, ठीक है, जो शुद्धि कर रहा है, जो आपकी तब को और ज्यादा मतलब कि सफाई करने में मदद करेगा। तब का एट द एंड जो गोल है वो है शुद्धिकरण, आपको सरल बनाना, आपकी ऊर्जाओं को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। और आखिरी जो अंग है इसका वो है सत्संग, ठीक है। हमने जब आप टीच कर रहे हैं तो आपने सत्संग पर रहना चाहिए। सत्संग मतलब सत्य का संग करने वाले लोग, भले वो कोई किताब हो, ठीक, भले आप किसी गुरु से ज्ञान ले रहे हो, कोई आपके और बड़े टीचर हो, आप उनसे कनेक्टेड रहे, आप उनसे जुड़े रहे, एंड यू कीप ऑन लर्निंग। आपसे समझ पा रहे हैं तो टीचिंग क्या है, कैसे इफेक्टिव हो सकती है। ऐसे नहीं होगी कि आप बिल्कुल ही अलग हो गए समाज से, बिल्कुल अलग हो गए अपने गुरुओं से, बिल्कुल अलग हो गए उन सारी की सारी पॉसिबिलिटीज से जो आपको और ज्यादा ज्ञान दे सकती है। क्योंकि एक दिन क्या होगा, आपका ज्ञान बासी हो जाएगा, आपको एक फ्लो की जरूरत है। तो आपने ऐसी कम्युनिटी के बीच में रहना है जो कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कम्युनिटी के अगर बीच में आप रहते हैं तो आप नई टेक्निक्स को सीखते हैं, ठीक, नई चीजों को और ज्यादा समझते हैं, सीखते हैं। इससे क्या होगा, टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे एनहेंस होती रहेगी, ठीक। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं बड़े बड़े जिनको हमने ध्यान में रखना चाहिए। और टीचिंग फैक्टर और क्या चीजें हो सकती हैं इसमें, क्या और क्या क्या चीजें एक योगा टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो इस जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन एक टर्म है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि अगर आप अच्छे से एलेबरेट करते हैं अपने टॉपिक को और डेमोन्स्ट्रेट अच्छे से करते हैं तो योगा टीचिंग को ये इफेक्ट करता है। अगर आप खराब तरीके से उसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, खराब तरीके से उसे एलेबरेट करते हैं, तो आप स्टूडेंट के बीच में भी, मन में भी वो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और वो कंफ्यूजन एट द एंड आपके लिए खराब है, ठीक। दूसरी चीज आपकी ऑडियो, ठीक, आपकी जो पिच है, साउंड है, वो बहुत ज्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये ऐसी ही होनी चाहिए जैसे आप किसी अपने मित्र से बात कर रहे हैं, तो मित्र से बात करते हुए आप बहुत चिल्ला के बात नहीं करते, बहुत स्लो बात नहीं करते, ठीक। तो ये बहुत कंफर्टेबल रहती है। ये कंफर्टेबल कब हो पाती है, जब आप इतनी ज्यादा खुद में प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को सीखते हैं, चीजें आपके एक्सपीरियंस पे आने लगती हैं, तो आपको इनके ऊपर भरोसा होने लगता है, तब ये पिच कंफर्टेबल हो पाती है। वेदर जिन भी बातों को आप करते हैं वो हाई पिच में करते हैं या लो पिच में करते हैं। हाई पिच में करने का क्या मतलब है, जब आप चीजों को बहुत हाई पिच में बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि अभी आपको इन चीजों के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक। तो इन चीजों के लिए हमने एक्सपीरियंस को करते रहना है। तो टीचर के लिए सबसे जरूरी जो चीज है टीचिंग के लिए, कि वो कंटिन्यूअसली लर्निंग करता रहे, ठीक है, सीखता रहे, उसके भीतर का जो स्टूडेंट है वो ना मर जाए। और अगर वो सीखता रहता है, समझता रहता है नई नई चीजों को, तभी उसकी क्लास इफेक्टिव रहेगी, ठीक। अगली चीज है इसी जगह पर कि वो क्या करे, मॉडिफिकेशन को प्रोवाइड करे, इंजरीज को कम करे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी डिफिकल्ट आसन को नहीं कर सकता है तो उसे उसके अकॉर्डिंग क्या बताया जाए, मॉडिफिकेशन बताया जाए। और इस जगह पर इस टर्म को सिखाया जाए कि जो स्टैटिक एंड जो स्थिर सुगम आसनम की स्ट्रेट है, उसमें आसन की कैटेगरी क्या है, ठीक है, आसन की जो लक्षण है वो क्या है, कि किसी पोस्चर पर बैठकर आप सुख की अनुभूति करें और फाइनल पोस्चर पर आपको मैक्सिमम सुख मिले, ठीक। अगर ऐसा आप करते हैं तभी आप आसनों के फंडामेंटल्स को पूरा कर रहे हैं। रेदर अगर अंत में आपको अधिकतम दुख मिलता है, जबरदस्ती करके आपके पूरे चेहरे का एक्सप्रेशन खराब हो जाता है, तो आप अस्थिरम दुखम आसनम की प्रैक्टिस करते हैं, उससे जीवन में बोध नहीं बढ़ेगा, उससे जीवन में मूढ़ता बढ़ेगी और अज्ञान बढ़ेगा। तो योगा इंस्ट्रक्टर को खुद से भी इतना ज्यादा क्लियर होना चाहिए इन फंडामेंटल्स के लिए, इतना ज्यादा कन्फाइंड होना चाहिए कि क्या वो टीच कर रहे हैं और क्यों वो टीच कर रहे हैं, उसका एंड गोल क्या है। और यही ये डिफरेंशिएट कर देता है योगा प्रैक्टिस को विद द एक्सरसाइज। इसे एक एक्सरसाइज की तरह नहीं करवाना चाहिए, ठीक। हमेशा इसे विकास के लिए करवाना चाहिए, कि विकास के तौर पर आप इन चीजों को इस्तेमाल में लाएं, जिससे धीरे धीरे उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और मैं कहूँ तो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक विकास है वो भी होता रहे, ठीक। इन चीजों को हमने ध्यान में रखना चाहिए। और साथ में योगा टीचर को अपनी क्लास के अंदर मोस्ट फ्लेक्सिबल पर्सन रहना चाहिए, ठीक। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी,
इतना ज्यादा मेंटली भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए उसमें कि हर टाइप के वो सिचुएशन को डील कर सके उस जगह पर, ठीक। और उसने इंजरीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी टर्म को समझाते हुए मैं परसों जिस चीज की बात कर रहा था कि अपने एक लेवल एक्सपर्टीज क्रिएट करनी चाहिए, ठीक। उसी के इर्द गिर्द आप क्या भी देंगे, अपने मॉडिफिकेशन को भी देंगे, ठीक। तो इसको मैं समझाते हुए पिछले दिन क्या बात कर रहा था कि आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आप क्या करवा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर वालों को कोई चीज करवाते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द लोग आपके हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं और हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी डिजीज होंगी उन्हें, ठीक है, जैसे हार्ट की कुछ डिजीज होंगी जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जिसके हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चलती है, मे बी उसे कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत हो, मे बी उसे हार्ट की भी दिक्कत हो, तो आप इन फैक्टर को अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। कोई भी चीज आप करवाते हैं तो इन फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखेंगे कि ओके दोज इंडिविजुअल्स जिसका क्या है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है, जिसकी कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन चलती है, वो इन चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है। जो भी चीज आप करवाते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर में आप बोलेंगे कि जब भी आपको बेचैनी होने लगे क्या करते हुए, जैसे कपालभाति या भस्त्रिका करते हुए आप प्रैक्टिस को उसी जगह पर रोक दें, ठीक। पर अगर आप क्या करते हैं, सभी डिजीज के लोगों को अपनी क्लास में रख देते हैं, तो क्या होगा, आप किन किन चीजों के लिए उस मॉडिफिकेशन को बताएंगे, ठीक। जैसे आपको बैक पेन वाले भी लोग हैं, ठीक है, बैक में कोई मेजर इंजरी है, उनके लिए भी आपने मॉडिफिकेशन को बताना पड़ेगा, ठीक। और कोई और चीज आप करवाएंगे तो उसमें भी आपने सभी डिजीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और सभी को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन को बताना पड़ेगा, ठीक। तो इट्स गोइंग टू बी सो हेक्टिक फॉर द योगा टीचर कि वो किन किन चीजों का ध्यान रखेगा। बट अगर उसकी क्लास के स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप उसके पास है, तो ज्यादा इफेक्टिव क्लास को खुद से डिलीवर कर पाएगा और वो ज्यादा वैल्यूएबल होगी लोगों के लिए, ठीक। तो इन सभी पॉइंट्स को एक इफेक्टिव योगा क्लास के लिए ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। कुछ जो मैंने पॉइंट बताए अभी, जो सुपरफिशियली बताया है मैंने आपको, पहला पॉइंट बताया मैंने कि जो योगा टीचर को अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए और टीचर के अंदर भी उन बीजों को बोना चाहिए। जैसे मैंने यम नियम, ठीक है, या आपको तप की बात बताई, सत्संग की बात बताई, ठीक। इन सारी चीजों को योगा टीचर ने तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ठीक है, और साथ में उन्हें स्टूडेंट को भी सिखाना चाहिए, ठीक। तो इसी जगह पर जब हम यम और नियम की बात करते हैं तो इनके 5-5 टर्म हम मौखिक रूप पर तो बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं, और हम स्टूडेंट से भी कहते हैं कि आपने ये हमेशा करना चाहिए, बट हम खुद उसे फॉलो नहीं करते, तो स्टूडेंट आपसे क्या सीखेगा उसके बाद, ठीक। और वो वही सीखेगा जो आपको वो देखेगा। अगर आपको वो धोखा देते हुए देखता है, आपके अंदर पाखंड देखता है, अपने कमिटमेंट्स को तोड़ता हुआ देखता है, तो आपकी जो टीचिंग का लेवल है वो हमेशा धीरे धीरे कम होता रहता है। और ये कम होना क्या है, योगा टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है उसको कम बना देता है। ये बहुत अलग लेवल की टीचिंग है, अलग प्रकार का ज्ञान है। इसके लिए आपने इसके मापदंडों को, इसके व्रतों को, इसके महाव्रतों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी कड़ी में अगर आप नियमों की भी बात देखें तो नियमों में और इसके भीतर आने वाला स्वाध्याय है, ठीक है, उन चीजों को स्टूडेंट्स को भी सिखाएं और खुद भी सीखें। जैसे कोई आप क्लास लेते हैं या देते हैं किसी को क्लास, तो उस दौरान अपना स्वाध्याय करते रहें, और स्वाध्याय करते करते ही क्या होगा, आपके भीतर क्रांति घटने लगेगी, आपके अंदर वो परिवर्तन अपने आप आने लगेंगे, और स्टूडेंट भी उन परिवर्तनों को देख पाएंगे कि पिछले दिन अगर क्लास हुई थी, अगर ये गलतियां हुई थी, अगर टीचर की हमें ये बात खराब लगी थी, या इस चीज ने क्लास को खराब किया था, तो आज टीचर ने उसके लिए कोई ना कोई उपाय रखा हुआ है, ठीक। तो उस चीज को वो भी एनालाइज करेंगे और वो भी उस एनवायरनमेंट को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे इफेक्टिवनेस बनी रहती है, और इसी से टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर वो स्ट्रांग होता है तभी जो स्टूडेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। स्टूडेंट अपने स्तर से आगे आकर आपको सजेशन भी देते हैं, ठीक है, अपनी चीजें बताते भी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, और ये आपकी क्लास के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लर्निंग की प्रोसेस है, ये किसी दिन खत्म नहीं होने वाली है, ना आपके लिए ना आपके स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर अंत में आप अपनी स्वाध्याय अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उस जगह पर ये टीचिंग खत्म हो जाएगी, तो नहीं, टीचिंग आपकी कभी भी खत्म नहीं होगी।
जैसे आप सुनते हैं ना कि महात्मा बुद्ध भी अगले 40 साल तक निर्वाण के बाद बोलते रहे, ठीक है, अपनी मृत्यु तक वो चीजें बताते रहे, लोगों को समझाते रहे। तो टीचिंग ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो टर्म है, इसका जो बीज है वो लर्निंग है। क्योंकि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, तो टीचिंग भी कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो टीचर क्या चीज है? अपनी लर्निंग को, जो उसने सीखा है, उसे इजी वर्ड्स में, ठीक है, एक्सप्रेसिबल वर्ड्स में और अपने अकॉर्डिंग व्यक्ति को समझा दे, ठीक है, अपने पैशन को दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर दे, ठीक, अपनी समझी हुई उस आनंद को, जिए हुए उस आनंद को अगर दूसरे तक वो पहुंचा दे, उस वक्त वो टीचर है। और बीच में घट रही जो चीज है वो टीचिंग होगी उसको, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान, और अंत में खुद भी सत्संग पर रहना चाहिए, यानी कि अपनी भी एक कम्युनिटी बनानी चाहिए उसने कि वो सत्संग पर रहे। किस प्रकार का सत्संग? क्या मैं बोल रहा हूँ कि 5-10 योगा टीचर साथ में बैठ के किसी किताब के ऊपर डिबेट करो? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये चीज बिल्कुल बकवास चीज होगी, इससे बेकार चीज आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 5-6 लोग मिलकर किन्हीं शास्त्रों के ऊपर ये कहें कि मुझे इतने ज्यादा सूत्र याद हैं, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि मैंने इस साधना पथ को अपनाया, ठीक, मैंने इन चीजों में ये चीज अनुभव किया। अगर आप किसी से एलेबरेट करना चाहते हैं, रेदर आप सत्संग कैसा भी कर सकते हैं, कोई किताब पकड़िए, ठीक है, अपने खाली समय में उस किताब को पढ़िए, किसी अच्छे गुरु की जिसकी आप क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये भी आपसे नहीं किया जाता तो घूमिए फिरिए, मौज में रहिए, मौन में रहिए, ठीक है, और साथ में समाज की उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक, अपने भीतर आ रहे उस परिवर्तन को देखने की कोशिश कीजिए जो विद द एनवायरनमेंट और परिस्थितियों के साथ आते हैं। तो यही क्या होगा, आपका सत्संग होगा, यानी कि सत्य का संग। इस जगह पर मैंने किसी व्यक्ति की बात नहीं की है, किसी प्रवचन की बात नहीं की है। इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल कि आपका सत्संग क्या होता है, आप किस जगह पर अपने सत्य को देखते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप किसी गुरु के अंडर कुछ अच्छी बातों को समझते हैं, सीखते हैं, अपनी कंफ्यूजन को रखते हैं और वहां से आपको क्लैरिटी मिलती है। ये भी सत्संग हो सकता है, इस जगह पर आपको सत्य मिलेगा। पर किसी भी केस में आपका अहंकार तृप्त न होने पर, ठीक है, इसके बीच में अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने ये चीज सीख ली है, मैंने ये चीज समझ ली है, ठीक, और इसका गुरूर आपके अंदर आ गया, अहंकार आपके अंदर आ गया। जिस दिन ये टर्म पैदा होगा, उसी दिन से समझिए टीचिंग पतन की ओर जाने लगती है। जैसे ही आपके स्टूडेंट के भीतर भी अहंकार बनेगा या आपके भीतर भी अहंकार बनेगा, उसी समय से टीचिंग, जो ये ब्यूटीफुल मीडियम है बीच में टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो टूट जाता है। अगर आपके भीतर अहंकार है फिर भी ऐसा होगा, और आपके स्टूडेंट के भीतर अहंकार है फिर भी ऐसा होगा, ठीक है। आपने दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी टीचिंग है वो दूसरे के भीतर अहंकार को ना पन पाए, ठीक है। तो इस जगह पर आपने किस चीज को ध्यान रखना चाहिए? पिछले दिनों मैंने इनकी बात की थी। आपने दूसरे को प्रभावित करने से बचना चाहिए, ठीक है। अगर आप दूसरे को प्रभावित करने के लिए किन्हीं चीजों को करते हैं तो क्या होगा, अब अपने अहंकार की भी पुष्टि कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि मैं आपको प्रभावित कर सकता हूँ, ठीक। तो इससे क्या होगा, दूसरा अगर आपसे प्रभावित होता है तो अपने पथ से वो भी विचलित होगा। इसको आप समझ पा रहे हैं? अगर वो दूसरे आपसे प्रभावित होगा तो क्या होगा, वो अपने जो रियल पाथ है उसका, उससे वो विचलित होगा, जो उसकी ट्रू पर्सनैलिटी है उससे वो विचलित होगा, ठीक। तो उसकी आत्मा की वो बेइज्जती है। और अगर आप किसी को प्रभावित करते हैं तो ये आत्मा, आपकी आत्मा की बेइज्जती है, ठीक। तो आपको बचना चाहिए कि आप दूसरे को अपनी स्किल से, अपनी इन चीजों से प्रभावित ना करें, ठीक है। उनकी लाइफ में क्रांति लाएं, उन्हें चीजों को समझाएं। और ऐसा कब होगा, जब आप समझकर, चीजों को समझकर अपने जीवन में क्रांति लाएंगे, ठीक। आपकी वाणी में ही क्रांति अपने आप दिखने लगेगी, ठीक। पर आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे को प्रभावित करें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो योगा टीचिंग को बहुत डीपली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि आपने ब्रेथ वर्क पर ध्यान देना चाहिए, अपने कंसंट्रेशन रिलेटेड क्लास को बनाना चाहिए, ठीक है, और साथ में अवेयरनेस किस जगह पर है उसे बताना चाहिए। होने को हजारों और पॉइंट हैं, बट ये मेजर पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, टीचिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। योगा क्लास के अंदर टीचिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। इन टर्म्स में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई पॉइंट अगर ना आ रहा हो समझ, तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं इस जगह पर बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक।
अगर कोई चीज आपके अनक्लियर हो, आपको ठीक है समझ में ना आ रही हो, तो प्लीज अनम्यूट द माइक और आप पूछ लें कि ये टर्म मुझे नहीं आया समझ में, हम उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक, किसी को भी। ओके, चलिए सभी को क्लियर है शायद। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि नीड ऑफ योगा टीचर इन योगा टीचिंग, कि योगा टीचर की क्या नीड है, क्या जरूरत है योगा टीचिंग में, क्या उसका मेन रोल है कि वो किस हिसाब से योगा क्लास को टीच करे। तो इस जगह पर जो सबसे मेन पॉइंट है योगा टीचर का, वो किन चीजों के ऊपर ध्यान दे, वो साधकों को डिवाइड कर ले। ठीक, ऐसा नहीं कि उत्तम कोटि के साधक, मध्यम कोटि के साधक और अधम कोटि के साधक सिर्फ कहाँ होंगे, आपके महर्षि पतंजलि जी के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक, आपकी क्लास में भी कुछ क्या होंगे, उच्च उच्च कोटि के साधक होंगे, ठीक है, कुछ मध्यम कोटि के साधक होंगे, कुछ अधम कोटि के साधक होंगे। इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो कुछ टाइम से क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक, जिन्हें 2-3 साल हो चुके हैं, ठीक, जो अच्छा ज्ञान रखते हैं आसनों के प्रति, प्राणायाम के प्रति, ठीक, ब्रेथ वर्क के प्रति कुछ उनके अनुभव है, तो वो आपके क्या है, उच्च कोटि के साधक। जो उनसे नीचे हैं, ठीक है, जिनको कुछ कम नॉलेज है, ठीक, या कम एक्सपीरियंस है, मुझे ये कहना चाहिए, तो उनको क्या है, मध्यम कोटि के साधक। और कुछ लोग जो सिर्फ आज ही क्या करते हैं, आपकी क्लास में इंटर होते हैं, ठीक, आज ही पहला दिन है उनका और वो इंटर होते हैं। तो आपने शुरुआत से ही, योगा टीचर का एक गोल होना चाहिए कि जो सबसे निम्न स्तर पर है उसे क्या मिले, मोटिवेशन मिले, उन दोनों स्तरों से उन्हें मोटिवेशन मिलना चाहिए। और जो उच्चतम स्तर पर है, ठीक है, उसे क्या आनी चाहिए, भीतर से करुणा आनी चाहिए कि जब मैं भी इस क्लास के अंदर नया नया आया था तो मेरे भीतर भी यही सारे डाउट्स थे, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें थी, और विद द टाइम मुझे चीजें अपने आप समझ में आई। ठीक, और अच्छा हुआ गुरु ने कि सारे उत्तर मुझे पहले दिन नहीं दे दिए, ठीक, पहले दिन मुझे सारी चीजें नहीं समझा दी, क्योंकि बहुत सारी चीजें विद द प्रोसेस आपको खुद समझ में आएंगी। तो आपने भी अपनी क्लास को, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, जब आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, आपके पास स्टूडेंट रिटेन रहेंगे, ठीक है, वो समझेंगे आपकी चीजों को, तो आपने भी क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा कि उच्च कोटि का साधक है, ये मध्यम कोटि का साधक है, और ये अधम कोटि का साधक है। तो एक्सपीरियंस वाइज, ठीक है, जैसे उनकी क्या है योग्यता है, उसके अनुसार आप क्या करेंगे, उन्हें चीजें समझाएं, सिखाएं, पर उनके भीतर कुछ प्रश्नों को हमेशा पूरा का पूरा सॉल्व ना कर दें। कुछ जगहों पर उन्हें थोड़ा बहुत व्यथित भी होने दें, थोड़ा बहुत परेशान भी होने दें, क्योंकि आपने खुद को भी याद करना पड़ेगा। सारे के सारे उत्तर आपको पहले दिन नहीं मिलते, ठीक, और गुरु सारे के सारे उत्तर अगर आपको दे दे तो सिर्फ खोखले उत्तर होंगे, उनके पीछे क्या नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उन्हें क्या बताएं, पद बताएं, यानी कि रास्ता बताएं कि कैसे वो उस उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इस चीज को देखना, यही क्या है, योग शिक्षक का बहुत बड़ा काम है। और दूसरा, एक योग्य योग शिक्षक सारी गलतियों को भी जानेगा कि इस दौरान वो क्या क्या गलतियां कर सकता है उनका साथ, ठीक, ये उसे कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो उस पाथ से गुजरा हुआ है, ठीक है, उस मार्ग से वो गया हुआ है। तो आसनों के जब प्रैक्टिस कर रहा है कोई, तो क्या उसकी दिक्कतें हो सकती हैं, उस जगह पर उसे अहंकार भी पकड़ सकता है। अगर आपके अच्छे पॉस्चर्स होने लगे तो आपको अहंकार भी पकड़ सकता है, और उस बीच क्या हो सकती है, आपकी पूरी की पूरी यात्रा रुक सकती है। इस जगह पर कौन आपकी मदद करेगा, आपका टीचर आपकी मदद करेगा, ठीक है। अगर आपके वो स्टूडेंट हो तो आप उनकी मदद करेंगे, पर इस जगह पर डांट कर नहीं कि तुम्हें अहंकार पकड़ रहा है, तुम इन चीजों को ऐसे दिखावे में मत डालो, उन्हें रास्ता बताओ, ठीक, उन्हें ब्रेथ के ऊपर फोकस करने को कहो। ठीक, जैसे एक बार मेरे गुरु थे, तो समझ लो मैं भी योगा के पोस्चर्स को अटेन कर रहा था, तो कुछ अच्छे पोस्चर्स मुझसे होने लगे थे, ठीक, और होते होता क्या है, कुछ नए स्टूडेंट्स आए तो हम सिर्फ उन्हें प्रैक्टिस कर रहे थे, और भीतर सभी के क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में अहंकार होता है। तो मेरे गुरु मुझे देखते हैं और कहते हैं, और मुझे बुलाते हैं कि चलो वृक्ष आसन करो, पर वृक्ष आसन में अपनी आंखें बंद करना, ठीक, और वृक्ष आसन या ताड़ आसन, इस पर अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो सारा का सारा जो अनुशासन आपने स्थिर किया हुआ है वो सब डामाडोल हो जाएगा, ठीक है। उतने में ही दिख गया कि सारा का सारा बैलेंस बस आंख का खेल है, ठीक, अगर आंख बंद हो जाए तो सारा का सारा बैलेंस नीचे,
ठीक। तो इससे वो हमें सिर्फ यही दिखा रहे थे, ये समझा रहे थे कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो विद द टाइम आपको मिली हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही आए और आज ही सारे के सारे पोस्चर खुल गए, आपके साथ कोई जादू हुआ है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है तो बॉडी ने अपने अकॉर्डिंग काम किया है। ये सारे के सारे एथिक्स को आपने अपनी स्टूडेंट्स के भीतर भी पैदा रखने चाहिए और अपने भीतर भी जिंदा रखने चाहिए कि अभ्यास के साथ धीरे धीरे क्या होगा, चीजें बढ़ती रहेंगी। ठीक। तो अपने स्टूडेंट्स को भी बताना है कि वो दूसरों को मोटिवेट करें इस चीज के लिए। ठीक। और एक हेल्दी इन्वायरमेंट को क्लास के अंदर बनाए रखें, रेदर देन द फाइटिंग द कंपटीशन, की क्लास के अंदर ही कंपटीशन हो जाए कि मुझसे ये अच्छा करता है, मुझसे ये अच्छा करती है। इस चीज से क्या होगा, क्लास का एनवायरनमेंट पूरा खराब हो जाता है। तो एक योग्य प्रशिक्षक इन चीजों का खास ध्यान रखता है, ये एक रोल है योगा टीचर का। दूसरा, वो क्या करे, किसी भी जगह पर, जैसे आप योग चिकित्सा के अंदर पढ़ते हैं या योगा थेरेपी, अगर आप कभी किस चीज को रीड कर रहे हैं तो उसके अंदर जरूर लिखे रहते हैं कि किसी एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर से ही इन चीजों को सीखें। ठीक। तो योगा टीचर ने अपने सेक्टर को पूरा खोलकर आउट ऑफ द बॉक्स भी देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें उसके सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। ठीक। और कैसे कैसे ये दूसरी चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, दूसरी बीमारियों के भीतर भी उसे अप्लाई कर सकें अगर कोई आपसे पूछता है तो उस बारे में। और योग्य योग प्रशिक्षक क्या करेगा, उन सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा और ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार का वो व्यक्ति है और कैसे उसे वो चीजें करवानी है। किस प्रकार का वो व्यक्ति है, यानी कि वो रजस प्रकृति का है, वो तमस प्रकृति का है, वो सत प्रकृति का है, वो जल्दी समझ जाने वाला है, मूल प्रकृति का है, ठीक, या हठी प्रकृति का है। उसके अकॉर्डिंग आपने उसका पाथ बताना पड़ेगा। अगर आपके समझ में नहीं आता कि इसके साथ कैसे डील करना चाहिए, तो योगा इंस्ट्रक्टर को उस पर 2 कदम पीछे भी आ जाना चाहिए। इन चीजों को समझना चाहिए। अगर आपकी कोई भी केस समझ में ना आए कभी, ठीक, तो आपने इतनी हिम्मत अपने भीतर रखनी चाहिए कि मेरे पास अभी इन चीजों का उत्तर नहीं है। ठीक। मैं इस चीज की रिसर्च करूंगा, उसके बाद ही आपको ये बताऊंगी। ठीक है, ये बताऊंगी। इससे क्या होगा, आपकी ऑथेंटिसिटी अपनी नजरों में बनी रहे। ठीक। आप कभी भी अपनी नजरों में नहीं गिरते कि आपने किसी को कोई गलत उत्तर दिया, गलत चीज बताई और गलत चीज बताने के बाद उसने श्रद्धावशात उन चीजों को अपनाया और उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो इन चीजों को आप कभी नहीं देख पाएंगे। ठीक। और दूसरा, जैसे आपने देखा कि वाईसीबी की ये क्लासेस जो हो रही हैं, प्रैक्टिकल को शायद आपके 12-13 हफ्ते हो चुके हैं, बट अभी तक भी हमने कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोस्चर्स को नहीं करवाया है। ठीक, जैसे शीर्षासन है, ठीक है, या कुछ ऐसे इन्वर्जन के पोस्चर्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम इन्हें सीखेंगे नहीं, नहीं, इन्हें जरूर सीखेंगे। बट क्या है, जब आप इस टाइप के ग्रुप को डील कर रहे हैं, जिसमें क्या है, कुछ तो योग्य हैं इसके, कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली कर सकते हैं, बट कुछ लोग बिल्कुल नए हैं योग के अंदर। ठीक, उन्हें नहीं पता कि क्या क्या चीजें, क्या क्या इनके बेसिक्स हैं। तो बहुत धीरे धीरे पेस के साथ इन चीजों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। और कुछ दिनों में मैं कुछ एक कोर्स को डिजाइन कर रहा हूँ। वो 7 से 10 दिन का कोर्स होगा। वो स्पेशली किसके लिए होगा, इन्वर्जन के लिए होगा। ठीक है, वो कोर्स आपको ऐसे ही मिलेगा। तो उसमें कुछ वीडियोस होंगी और कुछ चीजें बताई भी होंगी, समझाई भी होंगी। तो उसको देखकर आप बेसिक्स समझ सकते हैं कि इन्वर्जन का क्या बेसिक्स है और कैसे आपने प्रोग्रेशन अपना करना चाहिए, कैसे सर्वांगासन या हल आसन या आप कहें वक्रासन और शीर्षासन या हैंड स्टैंड, ऐसी चीजें के प्रोग्रेशन में कैसे जाना चाहिए, क्या अपनी मनस स्थिति रखनी चाहिए, क्या ब्रीदिंग रखनी चाहिए। ठीक है, कैसे इन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए और कि इसमें कितना समय लग सकता है, आप कैसे कैसे गिर सकते हैं, उसमें गिरना भी आना चाहिए। ये सारी चीजें अगर साथ में टीच करना डिफिकल्ट हो, तो आप क्या कीजिए, किसी संडेज में या किसी इन दिनों पे सेपरेट टाइम निकालकर कोई किसी वर्कशॉप को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इन चीजों को भी एक योगा इंस्ट्रक्टर ध्यान में रख सकता है कि अगर क्लास में किसी चीज को एलेबरेट करना बहुत टफ बैठे, तो उसने क्या करना चाहिए, एक लेक्चर या तो प्री रिकॉर्डेड रखना चाहिए खुद की रिकॉर्डिंग से, ताकि वो स्टूडेंट तक पहुंच सके। ये वाईसीबी की ब्यूटी है, या ये कोर्स इतना अच्छे से बना हुआ है कि आपके प्रैक्टिकल अलग है और थ्योरी अलग है। तो प्रैक्टिकल में हमने बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें आपको नहीं समझानी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप एलेबरेट करने लगे प्रैक्टिकल के अंदर, तो फ्लो जो होता है वो प्रैक्टिस का, वो टूट जाता है। ठीक है, तो इस फ्लो को बनाए रखने के लिए आप अपनी क्लास में क्या कर सकते हैं, वाईसीबी की क्लास तो हमेशा चलेगी नहीं। ठीक, या आप भी जिन जगहों पर टीच करेंगे, आप हर जगह पे वाईसीबी तो टीच करेंगे नहीं, आप तो प्रैक्टिस करवाएंगे।
ठीक। तो प्रैक्टिस करवाने के साथ साथ जो पीछे के एथिक्स हैं, उसके फंडामेंटल्स हैं, उसको कैसे स्टूडेंट तक आप पहुंचाओगे, इन चीजों का आप अपने ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं आप इन चीजों के लिए? अपनी कोई ई बुक लिख सकते हैं, ठीक है, अपने कुछ चीजों को उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द वर्चुअल वीडियो, ठीक है, या किसी ऑडियो के थ्रू, जिससे क्या हो, वो एथिक्स उस स्टूडेंट के अंदर जा सके, उसे पता लग सके कि आपका जो मोटिव है, जो लास्ट में आपका समझ लीजिए एक विजन है सिखाने का, समझाने का, वो क्या है, ठीक है, वो उस तक पहुंच सके। और वो भी उन जगहों पर, जिन जगहों पर आप भटके थे कभी, उन जगहों पर उस भांति ना भटके। क्योंकि अगर जिन रास्तों पर आप भी भटके हैं और सेम वही गलतियां आपका स्टूडेंट भी करता है और वैसे ही भटकता है और उतने समय बाद पहुंचता है, तो आपका क्या औचित्य रह जाएगा उस जगह पर, ठीक। आप उसकी भटकते हुए देखें, समझें और देखें कि अगर इन जगहों पर ये भटक सकते हैं तो क्या मुझे इनको हिदायत देनी चाहिए, जिससे इनके कंफ्यूजन भी ये खुद ही सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से कंफ्यूजन सॉल्व कर दें उनके कि सारी चीजें ऐसे करो और ये हो जाएंगी। इससे क्या होगा, उनकी गलतियों से वंचित रह जाएंगे, ठीक। उनकी गलतियां भी होने दो, बट साथ में क्या करो, ऐसा कोई पाथ बताओ जिससे उनको समझ में भी आ सके कि आपने इस ऑप्शन को क्यों दिया है, क्यों समझाया है। जैसे अगर मैं अभी आपसे तुरंत से पूछ लूं कि इस टॉपिक को कोई भी इलेबोरेट कर, ठीक, किसी का भी मैं नाम ले लूं, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये होने ही वाला है, ठीक। तो किसी का भी मैं नाम ले लूं कि चलिए इस टॉपिक को थोड़ा बहुत एलेबरेट कीजिए, तो कुछ लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल हेक्टिक हो जाएगा कि कैसे इस टॉपिक को एलेबरेट किया जाएगा, और ये मुझे नहीं आता। वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, अपने आप में हाइपर हो जाएंगे। बट कई लोग इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, जो उन्हें मिली है, ठीक, इसे खुद को परखने के लिए रख लेंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि मैं, देखते हैं मैं कितना कर पाता हूँ या कितना कर पाती हूँ, ठीक है, वो खुद का टेस्ट लेंगे, ठीक। ये चीजें आपने अपनी भीतर भी पैदा करनी चाहिए और अपने स्टूडेंट के भीतर भी पैदा करनी चाहिए कि कोई भी चांस अगर आपको दिया जाए, ठीक, कोई भी चीज आपको बोली जाए, तो आपको इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए जिससे आपका इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक। तो इन एथिक्स को अपने स्टूडेंट भीतर भी क्रिएट करना चाहिए और अपने भीतर भी हमेशा रखना चाहिए, ठीक। तो ये कुछ रोल है आपके योगा टीचर के। इसके साथ कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होंगे। क्या उसका काम है, वो डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, और वो किस टाइप के साधक हैं, ठीक है, उनको किस हिसाब से सिखाएगा। वो पॉइंट्स हैं, मैं उन पीडीएफ का स्क्रीनशॉट कुछ देर में आपके ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। तो उससे आप उसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। और इस जगह पर अगर मैं बात करूं ग्रुप्स की अब, ठीक, कि किस प्रकार के ग्रुप को आपने किस तरीके से टीच करना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके पास कोई बड़ा ग्रुप है जिसमें वैरायटी ऑफ पीपल्स है, इसे आपने कैसे टीच करना चाहिए। और उसके बाद एक छोटा ग्रुप है जिसमें कुछ लोग हैं, ठीक, और कोई स्पेसिफिक एज के हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक जेंडर के हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक जॉब वर्क के हो सकते हैं, ठीक है, उसे कैसे टीच करना चाहिए। और कोई इंडिविजुअल है अगर आपके पास, ठीक है, तो उसे कैसे टीच करना चाहिए। इन तीनों चीजों को हम समझेंगे। जब आपके पास वैरायटी है, ठीक है, बहुत अधिक लोग हैं और जो हर एज ग्रुप के हैं, ठीक, और समझ लीजिए सभी टाइप के जॉब वाले हैं, तो आपने बहुत बेसिक चीजें रखनी चाहिए, बहुत डीप चीजें उस वक्त नहीं सिखानी चाहिए, ठीक। और सुपरफिशियल चीजों को सिखाते हुए जो सभी लोग अप्लाई कर सकें, ठीक है, उन चीजों को करवाना चाहिए। आप साथ में किन चीजों को भी ब्लेंड कर सकते हैं जो आपने मॉडर्न डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं। जैसे किसी और सेक्टर में आप किसी चीज को देखते हैं, तो आप उस चीज को उसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं तब की बात आपको बता रहा हूँ कि जब आपके पास बहुत बड़ा ग्रुप है और जो सभी लोग अभी योगा के बेसिक्स को नहीं जानते हैं, ठीक है, जो पहली बार इसे ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुपरफिशियल चीजें रखिए, बहुत ज्यादा डीप चीजें अभी मत सिखाइए। जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो श्रीमद् भगवत गीता सुपरफिशियल है, समझ लीजिए, वो सभी लोग सार्वभौमिक है। पर अगर आप क्या पढ़े, जैसे अष्टावक्र गीता पढ़े, ठीक है, तो अष्टावक्र गीता सभी के समझ में नहीं आने वाली। अष्टावक्र गीता बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है। तो सभी लोगों को अगर आप अष्टावक्र गीता सिखाने लगे तो क्या होगा, सभी को समझ में नहीं आने वाली। आपने चीजें उनके अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी जिन लोगों को आप क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक, सिखा रहे हैं। और अगर आपके पास कोई स्मॉल ग्रुप है जो स्पेसिफिक जेंडर का है या स्पेसिफिक एज का है, स्पेसिफिक वर्क प्लेस का है, तो उनकी सभी का आपने इन्वायरमेंट एनालाइज करना चाहिए सबसे पहले, ठीक। इसे मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे कोई आर्टिस्ट है, आपके पास एक ग्रुप है जो आर्टिस्ट है, सभी लोग आर्टिस्ट हैं, सभी लोग लगभग लगभग एज एक ग्रुप के हैं। तो आप उस जगह पर देखिए कि अगर आप आर्टिस्ट होते और अगर आप
इस एज ग्रुप के होते, तो आर्टिस्ट को और अच्छा और डेवलप्ड करने के लिए किन चीजों का सहारा दिया जा सकता है योग में। ठीक है, योग से क्या सहारा उसे मिल सकता है कि वो और बेहतर आर्टिस्ट बने, ना कि एक बेहतर योगी बन जाए। ठीक है, आपने किन चीजों का ध्यान रखना है कि वो कैसे और ज्यादा डेवलप हो सके इन टेक्निक्स को यूज करते हैं। ठीक, उसकी लाइफ और बेटर कैसे हो सके। ठीक है, उसका आना ना आना वो खुद डिसाइड करेगा कि वो एक साधक बनना चाहता है नहीं बनना चाहता है, ये उसी की टोटल उसी की फ्रीडम होगी। बट आप जब वो ऐसे ग्रुप को टीच करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि वो स्पेसिफिक ग्रुप की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे वो ग्रो हो सकता है। ठीक है, कैसे वो और बेहतर बन सकता है, कैसे वो और क्रिएटिव हो सकता है और इनोवेटिव हो सकता है और आउट ऑफ द बॉक्स चीजें समझ सकता है, क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वो आपका मेन मोटिव रहना चाहिए। और अगर आप एक सिंगल यानी कि वन ऑन वन सेशन लेते हैं, तब आपने कैसे उस क्लास को कंडक्ट करना चाहिए, जैसे आप ही वो व्यक्ति। ठीक, उससे हर एक चीज पूछिए कि आपकी पिछली रात आपकी नींद पूरी रही। ठीक है, पिछले दिन आपका मूड कैसा था। ठीक है, अभी आपकी बॉडी माइंड एंड सारी चीजें कैसा फील कर रही हैं। उसके बाद आप एक क्लास को डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर से क्लास को डिजाइन करके गए हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि टोटली आप घर से डिजाइन करके गए हैं कि इस क्लास को ऐसे ही करवाऊंगा, भले वो व्यक्ति कैसा भी महसूस कर रहा है। ठीक? आपने बहुत सारी चीजों का वन ऑन वन में ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मौसम है। ठीक है, उसका अभी का मेंटल स्टेटस है। आप उसने वन ऑन वन इसीलिए आपसे लिया हुआ है ताकि वो क्या कर सके, थोड़ा बहुत हेल्थ को समझ सके। ठीक है, एक वननेस को समझ सके, एक सेंटरिंग को समझ सके। अगर आप उस चीज को उसकी फुलफिल करवाते हैं, तभी वो क्या करेगा, आपके साथ कनेक्टेड फील करवाएगा। रादर वो कुछ और फील कर रहा है, आप कुछ और फील कर रहे हैं और जस्ट क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो इस वक्त वन ऑन वन में ऐसे काम नहीं चल सकता। ठीक है, आपने ऐसे ही समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति अगर मैं होता, पिछली रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक, और सुबह मैंने कुछ हैवी खा लिया है। ठीक, जिसकी वजह से मुझे लेथार्जिक फील हो रहा है। तो दिन भर क्या हुआ है कि मेरा बहुत हेक्टिक डे था और शाम को वो आपसे वन ऑन वन योगा का कोई सेशन ले रहा है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये अधम कोटि का साधक है, ये बस गरिष्ठ भोजन यूज करता है। ठीक है, इसमें मैंने सिखाना ही नहीं है। ठीक, इसके बजाय आपने ये देखना चाहिए कि आज की क्लास को आप कैसे अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उन बेकार के प्रश्नों पर मत जाइए, क्योंकि कोई भी आपको परफेक्ट स्टूडेंट नहीं मिलेगा। ठीक, पर उसके भीतर उन एथिक्स को पैदा करने की कोशिश कीजिए। आप आज की इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उसकी क्लास को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आसन नहीं करवाए जा सकते तो सिर्फ प्राणायाम, ठीक है, ब्रेथ वर्क, हल्के फुल्के आसनों के बाद शॉर्ट सेशन को रखिए, ताकि वो हल्का फुल्का सेंटर्ड महसूस करे। उसे पता लगे कि योगा का, इस योगा सेशन का कुछ ना कुछ इफेक्ट है, जिससे वो ज्यादा सेंटर्ड महसूस करता है। ठीक, उसके बाद उसके अंदर खुद चेंजेस आने लगेंगे। अगर आप उसे रिजल्ट देंगे तो उसके अंदर खुद ही चेंजेस आने लगेंगे। और आप भी कभी भी पूरे के पूरे परफेक्ट नहीं थे योगा के इस समझ लीजिए कैरियर में आने से पहले। कि आप सारी चीजें जानते हैं, कि आप नहाने से पहले कभी खाना नहीं खाते हैं, खड़े होकर कभी पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी शुरुआत से। बट धीरे धीरे विद द टाइम आप कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, कुछ समझ लीजिए टेक्निक्स को समझते हैं। उसके बाद आपके अंदर अपने आप इम्प्रूवमेंट आने लगता है। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए कि फला व्यक्ति नॉनवेज खाता है, मुंह से नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, फला व्यक्ति अपशब्द कहता है, फला व्यक्ति शराब पीता है, फला व्यक्ति ऐसा है, तो आप सिखाएंगे किसे? जो परफेक्ट होगा उसे तो सीखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, आपने उन कंडीशन को भी देखना पड़ेगा, उतने गुप्त अंधेरे में भी कभी उतरना पड़ेगा। तो आप उस चीज को चूज करेंगे कि क्या ये आपके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग होगा? क्या ये आपको भी एनहांस करेगा? क्योंकि अगर ये आपको एनहांस करेगा तो आपकी टीचिंग हर लेवल पे एनहांस होगी। और हर लेवल पे एनहांस होने का मतलब कि वो जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए तो और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक नया एक्सपीरियंस होगा, समझ लीजिए। ठीक है? और जो बुरे स्टूडेंट्स हैं, जो समझ लीजिए आपकी नज़र में जो बुरे हैं, जो अभी आपसे पूरा का पूरा ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए भी आप कोई ना कोई रास्ता ढूँढ लेंगे करुणावश, जिससे उनको भी कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहे। ठीक, यहाँ पर अगर 30 से 35 लोग हैं, तो 30 से 35 लोगों का बिल्कुल अलग नजरिया होगा इन चीजों के लिए। तो वो क्या करेंगे, 30 से 35 नए रास्ते पैदा करेंगे, जिनसे वो इन लोगों की लाइफ को और ज्यादा वैल्यूएबल बना सकें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक, होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं।
कि क्या रोल है एक एक्सपीरियंस्ड योगा इंस्ट्रक्टर के, कि वो पहले खुद भी गलतियां करे, चीजें सीखे समझे, उसके बाद जब उसे लगे कि नाउ आई एम रेडी टू डिलीवर समथिंग, ये दूसरों की लाइफ में कुछ मैं वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब उसने फील्ड में उतरकर चैलेंजेस को लेना चाहिए, चीजें समझनी चाहिए, कंटिन्यूअसली अपने ऊपर काम करना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, रोज सीखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए और जिससे वो रोज क्या हो सके, ग्रो हो सके और उसके स्टूडेंट भी ग्रो हो सके। ठीक। और एक गुरु शिष्य जो परंपरा है वो छोटे लेवल पर चल सके, भले आप गुरु और शिष्य परंपरा ना चला सके, पर टीचर स्टूडेंट परंपरा तो एक चला ही पाए। ठीक। जिससे आपके टीचर, आपके स्टूडेंट भी आपकी इज्जत कर रहे हैं, योग की इज्जत कर रहे हैं, इस विद्या का ऐसे नाश ना हो कि सिर्फ ये एरोबिक्स की तरह यूज हो जाए, ठीक, या अदर एक्सरसाइजेस की फॉर्म बन जाए। इसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने का सारा दायित्व आपका भी है। ठीक है, ये चीज, ये लास्ट बात मैंने आपको समझानी थी आज। होप आपको ये क्लियर हो गई। अभी तक अगर कोई पॉइंट ना आ रहा हो आपके समझ में, तो आप उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक। कोई पॉइंट अगर आप ऊपर से ऐड करना चाहते हैं तो टोटली फाइन। ठीक है, आप अनम्यूट करके उसे ऐड भी कर सकते हैं। ओके, होप क्लियर है आपको। नया टॉपिक इतने शॉर्ट टाइम में पूरा करना संभव नहीं होगा, तो कुछ नया हम कल ही शुरू करेंगे। आज के लिए पूरा होता है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज। ओके, शायद चीजें आपके लिए क्लियर हैं। ठीक है एवरीवन, आज के लिए पूरा होता है। धन्यवाद आप सभी का मुझे इतने शांति से सुनने के लिए। ओके, गुड बाय। Thank you, sir. Thank Okay. you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.